अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाजिब खान। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिटर्न्स, जो कि इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपके सिलेबस में भी और आपके पेपर में भी बहुत दफ़ा आता है। ठीक है, तो बेसिकली लॉज ऑफ रिटर्न क्या है? ये बेसिकली प्रोडक्शन के चैप्टर में आता है। प्रोडक्शन जिस तरीके का आपको पता होगा कि प्रोडक्शन कहते हैं कि कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, यानी कि किस तरीके से एक रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश प्रोडक्ट्स में। फिर उसके बाद हमने चैप्टर में पढ़ा था कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट कितनी होती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है। देन फिर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है बेसिकली रिटर्न, यानी कि जिस स्केल पे आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके तहत आपको क्या रिटर्न मिलेगा। और ये जो बेसिकली टॉपिक है हमारा, ये डिपेंड करता है मार्केट पीरियड्स पर। ठीक है, फिलहाल ये जो कंसर्न है ये है शॉर्ट टर्म पीरियड से कंसर्न है। शॉर्ट टर्म पीरियड क्या होता है बेटा? जिसमें फिक्स्ड जो कॉस्ट होती है, फिक्स जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो फिक्स रहता है, बाकी वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि लैंड एंड ऑर्गेनाइजेशन आपकी एंड कैपिटल आपका फिक्स रहेगा। आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम होता है कि आप अपना लेबर को एडजस्ट कर सको। ठीक है, तो एक ऐसा मार्केट पीरियड जिसके अंदर लैंड, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन आपकी फिक्स्ड हो और आपका लेबर वेरिएबल हो, ये कहलाता है शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है, तो हम बेसिकली कुछ सिनेरियो से बात करते हैं जो कि आप लॉ ऑफ रिटर्न्स के नाम से आपने पेपर में भी देखते हैं, सिलेबस में भी देखते हैं। तो हमारे पास 3 सिनेरियोज हैं। एक लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न है एंड इसके अलावा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। ये बेसिकली जो मैंने पैटर्न आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक डेफिनेशन आ रही है, देन उसके बाद एक टेबल या फिर मतलब शेड्यूल कह लो, और उसके बाद डायग्राम। इसी तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे अपने पेपर में एज इट इज़ तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या कहता है? इफ वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ 1 or 2 variable factors of production are combined with a fixed factor, the marginal को additional कहते हैं, output increases at an increasing rate to a certain point। अच्छा, ये इतनी सारी बेसिकली इंग्लिश हो गई, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब सिंपल है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि हम जो हैं अभी फ़िलहाल लॉज ऑफ रिटर्न हमारे शॉर्ट टर्म पीरियड में ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड क्या होता है? इसके अंदर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। अब ये वेरिएबल और फिक्स क्या होता है? फिक्स्ड ये होता है यानी कि जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ कोट कर दूं ताकि आपको थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। बिल फर्ज आपकी एक टेलर की दुकान है। ठीक है, उस दुकान में आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ मशीन्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की हुई आपने और एक सर्टेन नंबर ऑफ लेबर्स हैं। ठीक है, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा प्लस मशीनरी जो आपने लगाया हुआ है। सही, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखा जाए, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में सब है। ठीक है, पूरा ऑर्गेनाइज की हुई आपने अपनी शॉप। ठीक है, इसके अलावा आपके पास लेबर्स भी हैं जो कि काम कर रहे हैं और मशीनरी भी है और लैंड तो आपके ऑटोमेटिकली जिसके ऊपर आप भले ही आपने रेंट पे लिया हो या आपका अपना हो। ठीक है, आपके पास ऑर्डर आ जाता है 500 सूट्स का, जिसकी आपको डिलीवरी करनी है 1 हफ्ते में। सही है, उस 1 हफ्ते में डिलीवरी के लिए आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक नई दुकान तो नहीं लगाएंगे ना ताकि मैं 500 प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं सूट्स बनाऊं। आप क्या करेंगे? अपनी करंट कैपेसिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ा देंगे? एक वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर बढ़ा देंगे, बाकी सारी चीज़ें फिक्स्ड हो गई। तो इससे ये है, ये लॉ भी यही कह रहा है कि अगर हम 1 या 2 वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते हैं फिक्स फैक्टर से, हर आने वाली आउटपुट हमारी क्या है? पहले से ज़्यादा होगी। ये इस लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का कह रहे हैं डेफिनेशन है, जो कि उर्दू में आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये लॉ कहता है कि आप अपने कैपिटल और लैंड और ऑर्गेनाइजेशन जो कि फिक्स्ड हैं उसके साथ एक अगर लेबर को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाते जाएं तो आने वाला जो रिटर्न यानी कि आउटपुट होगी आपकी पहले से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये इस लॉ ऑफ रिटर्न का डेफिनेशन। ठीक है, इसको हम पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं डेफिनेशन, देन उसके बाद हम क्या कहते हैं इसका
टेबल एंड डायग्राम की तरफ आते हैं। सही है, तो आप इसी तरीके से उसको फॉलो करेंगे। आपने डेफिनेशन कोड कर दी, जब आपके पास पेपर में सवाल आया उसके बाद आप लिखेंगे दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। ठीक है, तो शेड्यूल में बेसिकली आपको मैं वही बात कह रहा हूं। देखें डेफिनेशन क्या कह रही है, जब आप फिक्स फैक्टर को कंबाइन करेंगे किसके साथ, वेरिएबल फैक्टर से। और फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, जो कि चेंज नहीं होते, और वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, जो कि चेंज होते हैं, जिनको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल जरा गौर से देखा जाए। यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर, यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर क्या है, जो कि फिक्स रहेंगे। लैंड प्लस कैपिटल, आपके पास 120 यार्ड्स का बिलफर्स मैंने अज्यूम कर लिया कि लैंड हमारा फिक्स है, हम इसको मजीद इंक्रीज नहीं कर सकते ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वही वाली बात आ गई कि हम लोग कुछ फैक्टर्स को, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते। वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, फिक्स फैक्टर की कैटेगरी। उसके बाद हमारे पास है यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर में आप लोगों की आसानी के मैंने क्लियरली क्या लिखा है, लेबर। यानी कि आने वाली प्रोडक्शन में जितनी भी कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ क्या, अपने 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपिटल को उनको फिक्स रखते हुए सिर्फ एक ही चीज़ की एडिशन करते जाऊँगा, लेबर। यानी एक एक करके मैं अपनी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में एक नया लेबर इंट्रोड्यूस करते जाऊंगा, और फिर मैं देखूंगा कि मेरी आउटपुट कितनी वो प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक है, टोटल रिटर्न, मार्जिनल रिटर्न, इसको आउटपुट भी कहते हैं। मैं इधर लिख देता हूं, टोटल आउटपुट एंड मार्जिनल आउटपुट। ठीक है बेटा, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, यानी कि हर आने वाला यूनिट आपको क्या चीज ज्यादा दे रहा है। सही है, फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर बिल फर्स्ट मुझे 10 यूनिट्स बना के देता था। ठीक है, इस टाइम पे पहले से कुछ भी नहीं था, तो मार्जिनल आउटपुट मैं फिलहाल इसको नहीं कर देता हूं सिंपल। ठीक है, सेकंड यूनिट, जब 2 यूनिट मैंने इंट्रोड्यूस किया, अब मेरे पास पहले एक लेबर था, अब 2 लेबर काम कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर कितनी आउटपुट दी है बेटा मुझे, 40K। सही है, फिर उसके बाद मैंने थर्ड लेबर इंट्रोड्यूस किया। थर्ड लेबर इंट्रोड्यूस किया तो फिर क्या हुआ भाई कि मेरी आउटपुट मजीद बढ़ी, कितने से हो गई, 80 से। ठीक है, अब इसमें मार्जिनल आउटपुट कैसे निकालेंगे। मार्जिनल आउटपुट निकालना बहुत सिंपल होता है। आपने इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 30 का डिफरेंस आ रहा है, आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने किससे कंपेयर किया, अपने सेकंड यूनिट की, और सॉरी सेकंड मतलब कि सेकंड यूनिट ऑफ लेबर की थर्ड यूनिट लेबर से कंपैरिजन किया, तो इन दोनों में फर्क कितना आ रहा है बेटा, 40 का। सही है, तो अब मैं देखा जाऊँ कि अगर आपको इस तरह से मुश्किल लग रहा है तो आप इसको और मजीद आसानी से कैसे प्लॉट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपने देखा कि हर लेवल पे, हर इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर पे आपकी क्या मार्जिनल आउटपुट बढ़ रही है। 30 से 40 हुई, 40 से अब क्या होगी 50 एंड 50 से 60। आपका ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिटर्न का कॉलम पूरा का पूरा फिल हो गया। तो इसकी मदद से मैं क्या फिल कर लूँगा, टोटल रिटर्न का कॉलम। कैसे होगा भाई कि मैं इसके अंदर यहाँ पे डिफरेंस ले रहा था, यानी कि माइनस कर रहा था ले लो, और नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहा था, यहाँ पे मैं अगले को क्या करते जाऊँगा, ऐड करते जाऊँगा। इनको जब मैंने ऐड किया क्या है मेरे पास 130। अब अगर 130 एंड 80 का डिफरेंस देखा जाए कितना आएगा, 80 का आएगा। उसके बाद मैंने इसको ऐड किया तो कितना हो गया 190। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस दूंगा तो कितना आएगा 60 का आएगा। ठीक है, जब आप इस स्टेप तक आ जाते हैं तो फिर आप कहाँ जाएंगे, डायग्राम की तरफ। डायग्राम प्लॉट करना बहुत आसान है। आप y एक्सिस पे रिटर्न रखेंगे और x एक्सिस पे यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर रखेंगे। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे थोड़ी मेरे पास जगह कम थी तो आप लिख देता हूँ। ठीक है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है भाई, और इधर मैं कौन सा रिटर्न प्लॉट करूंगा, मार्जिनल रिटर्न, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इसके अंदर जो रिटर्न की बात की जा रही है वो कौन सा है, मार्जिनल रिटर्न का। यानी कि मुझे ये प्लॉट करना है अपने इस डायग्राम में। कैसे होगा, पहले मैंने फिगर्स देखी। ठीक है,
एक्स एक्सिस पे तो सिंपल प्लॉटिंग है। एक्स एक्सिस पे कैसे प्लॉटिंग है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इधर नोट किया तो इधर क्या है भाई, कितना फर्क आ रहा है, 30 40 50 60। अब आपकी मर्जी, आप इसको 10 से भी कर सकते हैं, 20 30 40 50 एंड लास्ट का 60, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली आप प्लॉट करेंगे, यानी कि जिस चीज़ को आप वाई एक्सिस पे रखना चाह रहे हैं आप उसको देखेंगे कि ये किस हिसाब से बढ़ रही है। 10 के फर्क से बढ़ रही है, आप 10 के फर्क से प्लॉट कर लें, 20 के फर्क से बढ़ रही है, आप 20 के उससे प्लॉट कर लें। यहाँ पे जो फर्क आ रहा था बेसिकली 10 का आ रहा था, तो मैंने 2 एडिशनल 10 20 से शुरू करके इसको फिर आगे कैरी किया। जो भी चीज़ शुरू होगी वो 0 के बाद 1 से होगी और 0 के बाद 1 इधर भी। आप डायरेक्ट इधर 0 से अगर 30 लिखेंगे तो थोड़ा ऊपर करके लिखिएगा, मेरी रिकमेंडेशन ये, इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, ठीक है। प्लॉट करना बहुत आसान होता है, सही है। फर्स्ट यूनिट को हम फिलहाल क्या कहते हैं, 10 से ही शुरू कर देते हैं, सही। उसके बाद सेकंड ने आपको जो मार्जिनल आउटपुट दी वो कितनी है, 30 की, तो 30 को मैं सेकंड यूनिट तक क्या करूंगा, स्ट्रेच की। उसके बाद 40 50 एंड 60। 40 किस पे, थर्ड लेबर पे, 50 किस पे, फोर्थ पे, एंड 60 किस पे, आपके फिफ्थ लेबर, ठीक है भाई। जब मैंने पॉइंट्स इस तरीके से स्टैब्लिश कर लिए, अब मैं क्या करूंगा, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। ये आपका मार्जिनल रिटर्न का डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, आपके पास एक मार्जिनल रिटर्न का कर्व आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमने ये टेबल की मदद से हमने प्लॉट कर लिया है, जिस तरीके से आपने देखा कि ईच एंड एवरी लेबर के साथ हमने अपनी इस डायग्राम में आउटपुट बढ़ाते हुए दिखाई है, जो कि एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व से शो कर रहे हैं हम, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कब आता है, जब दोनों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की चीज़ें जो भी आपने प्लॉट की हैं, जिस पे आपका ग्राफ है, उनकी रिलेशन डायरेक्ट हो, यानी डायरेक्ट यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है यानी एक्स एक्सिस वाली चीज़ बढ़ रही है तो वाई एक्सिस वाली भी चीज़ बढ़े, अगर वाई एक्सिस चीज़ वाली कम हो रही है तो एक्स एक्सिस वाली भी चीज़, ठीक है भाई। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको पेपर में इसको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन, देन टेबल, देन डायग्राम, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन करके खत्म, ठीक है भाई। तो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे हम, in the above diagram we have units of variable factors on x-axis and marginal return on y-axis, ठीक है बेटा। ये क्या क्या रहा है डेफिनेशन में, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि जो डायग्राम है इसके अंदर x एक्सिस पे मेरा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर हैं एंड y एक्सिस पे मेरे पास क्या है, यूनिट्स ऑफ मार्जिनल रिटर्न है। उसके बाद आपने क्या बताना है कि आपने डायग्राम में जो कर्व बनाया है वो कौन सा है और उस कर्व का क्या मतलब है, क्या है कर्व, ठीक है। मैंने जो कर्व बनाया है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है और इसको मैंने क्या नाम दिया है, मार्जिनल रिटर्न का कर्व का नाम दिया है। ये करता क्या है कि ईच एवरी जैसे आपके यूनिट बढ़ रहे हैं, ये आपको क्या शो कर रहा है कि आने वाले लेबर ने आपको कितना रिटर्न दिया, सही है। तो यही चीज मैं आप क्या करूंगा, इंग्लिश में लिख के यहाँ पे इसको बता दूंगा सिंपल, ठीक है। तो कैसे, द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व MR इज मार्जिनल रिटर्न कर्व विच शोज एडिशनल रिटर्न बाय ईच यूनिट ऑफ लेबर, हर आने वाला लेबर कितना एडिशनल मुझे आउटपुट यानी कि रिटर्न दे रहा है। उसके बाद मैं अपने एक्सप्लेनेशन को ख़त्म क्या करूँगा, डायग्राम का मकसद क्या था कि हर लेबर के आने पे एडिशनल आउटपुट शो करना, जो कि लॉ का बेसिकली स्टेटमेंट था। द डायग्राम शोज विद ईच इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, यानी कि लेबर जैसे इंक्रीज हो रहा है मार्जिनल रिटर्न इंक्रीजेस, इधर एक एस आ जाएगा, ठीक है बेटा, कि मार्जिनल रिटर्न हर लेबर के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, विच प्रूव्स द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको अब कोई मुश्किल नहीं होगी, और अगर एज सच कोई क्यूरीज हैं तो आप काइंडली मैसेज करिएगा एंड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।